नमस्कार। 73वें संविधान संशोधन के दूसरे वाले पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे और अक्षर एकेडमी के माध्यम से ये सारी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। तो आज जो दूसरे पार्ट में जो आगे हमने देखा था, यानी कहाँ तक हमने देख लिया था, अनुच्छेद सी तक देख लिया था, यानी आर्टिकल 243 के सी तक हमने पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला इसका जिसका चौथा अनुच्छेद है वो आर्टिकल 243 डी आता है। किस नाम से जाना जाता है? 243, सारे 243 के ही हैं। डी से ए से लेकर 243 से लेकर 243 ओ तक के सारी व्यवस्थाएं हैं, जिसको एक एक करके अपन पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि उनके अंदर भीतर क्या क्या चीजें हैं। तो अनुच्छेद 243 डी में क्या बताया गया है कि पंचायतों में आरक्षण संबंधी प्रावधान बताए गए कि पंचायतों का आरक्षण कैसा होगा, क्योंकि पंचायतों में जो सीटें होती हैं वो आरक्षित होती हैं। तो इसमें आरक्षण की व्यवस्था कैसी होगी? तो पहला बताया गया कि जो एसटी एससी का जो आरक्षण का प्रावधान होगा, हर राज्यों में आरक्षण का प्रावधान अलग अलग होगा, क्योंकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की संख्या भी अलग अलग है। कुछ एक राज्यों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की संख्या नहीं भी है, तो उन राज्यों में जो आरक्षण का प्रावधान रखा जाएगा वो उनके जनसंख्या के अनुपात में रखा जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, जैसे छत्तीसगढ़ में जो अनुसूचित जाति यानी जो जनजाति यानी जो है क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब जो लोग हैं, ट्राइब क्षेत्र के, उन लोगों का जो जनसंख्या लगभग 32% है। तो इसमें आरक्षण की व्यवस्था लगभग कितनी रखी जाएगी? 32% के आसपास रखी जाएगी। और उसी तरीके के एसटी की व्यवस्था, यानी जितनी जनसंख्या का प्रतिशत होगा उतनी ही अनुपात में पंचायतों में क्या रखा जाएगा? आरक्षण की व्यवस्था रखी जाएगी। तो जो 73वां संविधान संशोधन है उसमें पंचायतों में आरक्षण की बात कही जाए अगर, तो इस पर आधार पर निर्भर करता है कि उनके जनसंख्या का अनुपात कैसा है। जहां पर जनसंख्या का अनुपात ज्यादा होगा वहां पर आरक्षण भी ज्यादा होगा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए, और जहां पर आरक्षण नहीं होगा वो वहां पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी। तो आरक्षण की जो व्यवस्था, एग्जैक्ट जो व्यवस्था छत्तीसगढ़ में रखी गई है वो अपन आगे पढ़ेंगे, जो पंचायती राज अधिनियम 1993 पढ़ेंगे वहां पर अपन देखेंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जनसंख्या के अनुपात के अनुसार क्या होगा? आरक्षण किया जाएगा। महिला आरक्षण कितना रखा जाएगा? तो महिला आरक्षण की व्यवस्था इसमें कितनी है? 50%, यानी 50% महिलाओं को भागीदारी इसमें रखी जाएगी। यानी कि जितने भी पंच, सरपंच या जो है पंच और सरपंच का निर्वाचन होगा उनमें 50% महिला भागीदारी होगी, यानी 50% पोस्ट पुरुषों के लिए और 50% पुरुष महिलाओं के लिए होगा। फिर ओबीसी का निर्धारण, ओबीसी का भी निर्धारण कौन करेगा? राज्य सरकार इसका निर्धारण करेगी, क्योंकि किसी राज्य में ओबीसी की संख्या ज्यादा होगी और कम होगी, तो ओबीसी की संख्या जो आरक्षण का निर्धारण होगा वो भी आवश्यक होगा। तो हर राज्यों में ओबीसी का आरक्षण है भी नहीं, कुछ एक राज्यों में ओबीसी का आरक्षण है और कुछ एक राज्यों में ओबीसी का आरक्षण नहीं है। हमारे राज्य में ओबीसी का आरक्षण मिलता है, लेकिन तब मिलता है जब अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए पद ना हो, तो ऐसी स्थिति में राज्य आरक्षित कर सकते हैं। फिर आरक्षण जो है चक्रीय क्रम में होगा, मतलब आरक्षण निश्चित क्रम नहीं होगा। जिस पंचायत में आरक्षण का जो चक्रीय क्रम होता है वो कलेक्टर के अनुसार निर्धारित किया जाता है, यानी कलेक्टर लैटरी पद्धति से आरक्षण का चक्रीय क्रम में, माने एक पंचायत में एक बार अनुसूचित जाति, एक बार अनुसूचित जनजाति, फिर एक बार महिला, एक बार पुरुष, इस तरीके से जो आरक्षण का क्रम होगा वो चक्रीय अनुपात में होगा। 2-2 साल के लिए चक्रीय क्रम में होता है। तो 2 साल तक महिला, 2 साल तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति, फिर अगले 2 साल तक फिर अगला, इस तरह का आरक्षण मिलता रहेगा। तो आरक्षण कैसा होगा? चक्रीय क्रम में होगा। और आरक्षण जो है कौन? 50% महिला आरक्षण निर्धारित कर दिया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण जो है वो जनसंख्या के अनुपात में होगा। जब भी ओबीसी का जो आरक्षण का निर्धारण होगा वो कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। ठीक है। आर्टिकल 243 ई 243 ई में क्या बताया गया? पंचायतों का कार्यकाल। पंचायतों का कार्यकाल क्या होगा? सामान्यतः पंचायतों का कार्यकाल हम मानते हैं 5 वर्ष तक होता है, लेकिन कब से, यही ध्यान रखना है आपके कि चुनाव से नहीं बल्कि प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक। जिस दिन चुनाव का पहला चुनाव होने के बाद जो प्रथम बैठक होता है, प्रथम बैठक बुलाया जाएगा, और प्रथम बैठक बुलाने के बाद जब पंचायतों के पदाधिकारियों की पहली बैठक होगी उसके बाद से फिर क्या माना जाएगा? ये 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल माना जाएगा। 5 वर्ष से पूर्व अगर विघटन करना चाहे तो राज्य सरकार किसी भी कारणों की वजह से, कोई लीगल कारण बताकर पंचायतों को विघटित कर सकती है। यानी जो पंचायतों का विघटन करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। तो पंचायतों के कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष तक। कब से? प्रथम बैठक से अगले 5 वर्ष तक क्या रहेगा? बैठक होगा। समय से पूर्व अगर विघटन करना कोई चाहे तो राज्य सरकार उनका क्या कर सकती है? विघटन कर सकती है। लेकिन यदि विघटन हुआ
यदि क्या हो गया, विघटन हो गया, तो 6 माह के भीतर क्या करवाना होगा, निर्वाचन करवाना होगा। यानी 6 महीने के भीतर निर्वाचन करवाना होगा उन पंचायतों का जहां विघटन हुआ है। और लेकिन जो नया सेशन शुरू होगा, नए निर्वाचन के माध्यम से जो पदाधिकारी बनेंगे वो कितने कार्यकाल के वर्ष के लिए रहेंगे, तो शेष बचे कार्यकाल के लिए कार्य उनका रहेगा। यानी कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर मान लीजिए एक ग्राम पंचायत में उसको पंचायत को विघटित किया जाता है, और जब पंचायत का विघटन किया जाता है तो लगभग मानकर चलिए कि उसका 2 वर्ष मान लीजिए पूरा हो गया है। तो 2 वर्ष पूरा हो गया है और उसके बाद 6 माह के भीतर क्या करवाए जाएंगे, निर्वाचन करवाएंगे। तो अब कितने वर्ष हो गए, 2.5 वर्ष हो गए। तो अब जब अगली पंचायत अगले चुनाव के माध्यम से जब पंचायत गठित किया जाएगा, तो बचे हुए कार्यकाल यानी 2.5 वर्ष के लिए ही पंचायत अगला जो चुनाव होने के माध्यम से होगा वो 2.5 वर्ष के लिए ही होगा, न कि पूरे 5 वर्ष के लिए। तो बचे हुए कार्यकाल के लिए निर्वाचन किया जाता है, न कि पूरे 5 वर्ष के लिए। तो पहले जो चुनाव होगा वो 5 वर्ष के लिए होगा। इससे पूर्व सरकार अगर विघटन करना चाहे तो विघटित कर सकती है। अगर विघटन हुआ तो 6 महीने के भीतर चुनाव होगा, और जब दूसरा बार चुनाव होगा तो जो दूसरी पंचायत का जो कार्यकाल होगा वो कितने वर्ष के लिए हो सकता है, शेष अवधि के लिए हो सकता है। जो भी समय बचा होगा वो शेष अवधि के लिए होगा। और यदि पूरे पंचायत को यानी जो विघटित करने वाला पंचायत है, जो पहली बार विघटित हो रहा है, अगर वो पंचायत का कार्यकाल शेष बचा हुआ है, कितना, 6 माह बचा हुआ है, ऐसी स्थिति में विघटन भी नहीं किया जाएगा। मतलब यह समझ रहा है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इससे पूर्व राज्य सरकार विघटित कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार तब विघटित कर सकती है जब पंचायत का कार्यकाल 6 माह से ज्यादा बचा हो। अगर 6 महीने ही बचा हुआ या उससे कम बचे हुए तो राज्य सरकार उसको विघटित नहीं करेगी। और अगर विघटन होगा तो 6 माह के भीतर चुनाव होगा, और अगर पुनर्निर्वाचन होता है तो पुनर्निर्वाचन के बाद उसका जो कार्यकाल होगा, उस पंचायत का जो नया जो पंचायत बनेगा उसका कार्यकाल शेष अवधि के लिए होगा, न कि 5 वर्ष के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो अगला कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 243F। 243F में इसमें क्या बताया गया है, पंचायतों की सदस्यता हेतु अयोग्यता का निर्धारण विधानसभा द्वारा तय किया जाएगा। यानी समय समय पर विधानसभा ये निर्धारित करेगी कि कौन पंचायत के पदाधिकारी बन सकते हैं और कौन पंचायत के पदाधिकारी नहीं बन सकते। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पिछले चुनाव में तय किया गया था, पिछले चुनाव से भी पहले ये तय किया गया था, निर्धारित किया गया था बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा कि जो 8वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति होगा, 30 वर्ष से कम उम्र का कोई व्यक्ति है, अगर उसने पंचायत का चुनाव लड़ना है तब उसे, और 30 वर्ष उसने आयु पूरी कर ली है, तब उसे कम से कम 8वीं पास करना होगा या 5वीं पास करना होगा, न्यूनतम शिक्षा अर्जित करनी होगी। लेकिन पिछली गवर्नमेंट यानी जो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, उस गवर्नमेंट ने, विधानसभा ने तय किया कि जो व्यक्ति निरक्षर है या अनपढ़ है वो व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। और अब नए सेशन में नए तरीके से शुरू किया जाएगा। तो समय समय पर यह सदस्यता का जो अयोग्यता का आधार होता है, वो अयोग्यता का आधार विधानसभा बदल सकती है। अयोग्यता संबंधी मामले भी अपन पंचायती राज अधिनियम 1993 में पढ़ेंगे। यहां सिर्फ इतना लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 243F में कि पंचायतों की सदस्यता का निर्धारण कौन करेगा, विधानसभा। तो अगर आपसे पूछे कि पंचायतों के जो सदस्य बन सकते हैं उनकी योग्यता अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है, तो ये कौन करती है, राज्य सरकार यानी विधानसभा करती है। यानी सारी जो पक्ष और विपक्ष के लोग मिलकर विधानसभा इसको तय करेगी। अनुच्छेद 243G, इसमें क्या बताया गया है, इसमें पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार, प्राधिकार का मतलब होता है अधिकारी होता है, ये उनके दायित्व। मतलब इसमें जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के 243G में बताया गया है कि पंचायत की शक्ति क्या होगी, उनके अधिकार क्या होंगे, उनके दायित्व यानी उनके कार्य क्या होंगे, इनके बारे में बताया गया है। जी में क्या कार्य होगा, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास हेतु योजना का निर्माण करना। सामाजिक न्याय क्या होता है, जैसे जो ग्राम पंचायत के भीतर रहने वाले कई वृद्ध व्यक्ति होंगे, बालक होंगे, महिलाएं होंगी, व्यवसायी भी होंगे, या फिर विभिन्न प्रकार के जो परित्यक्त और विधवा महिलाएं भी होंगी, उनके लिए क्या कार्य किया जा सकता है, उनके लिए, उनके बेहतर जीवन के लिए क्या बेहतर व्यवस्था बनाई जा सकती है, वो सामाजिक न्याय होगा। या और मूलभूत सेवाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, ये भी सामाजिक न्याय के अंतर्गत ही आते हैं। व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन, ये भी सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता है। तो सामाजिक न्याय के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम बनाया जा सकता है, यानी एक व्यक्ति को सामान्य जीवन जीने के लिए जो सामान्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो भी किया जा सकता है, वो सब किसमें आते हैं, सामाजिक न्याय के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आर्थिक विकास यानी कि जो उनके आजीविका का क्या प्रबंध किया जा सकता है, जो अधिक से अधिक जो है उनको क्या मिल सके, उत्पादन के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में या ग्रामीण विकास के क्षेत्र में
क्या क्या कार्य वो कर सकते हैं और अपने आजीविका के साधन विकसित कर सकते हैं, उनके संदर्भ में कौन जो कार्य कर सकता है, योजना का निर्माण कर सकता है, कौन, ग्राम पंचायतें कर सकती है या पंचायतें कर सकती है। तीनों प्रकार के पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। इसके अलावा 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय दिए गए हैं, 11वीं में जैसे जलापूर्ति, सामुदायिक कार्य इत्यादि 11-29 विषय दिए गए हैं, आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। उन 11वीं अनुसूची के 29 विषयों को के संदर्भ में कार्य करने का अधिकार किसको दिया गया है, ये पंचायतों को दिया गया है। यानी कि जो पंचायतों का शक्ति प्राधिकार यह है कि सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के लिए कोई कार्य करना, कोई योजना का निर्माण करना, उसके लिए 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं। उनका पूरा क्या करना पड़ेगा, वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि वो कौन कौन से विषय मैं आपको कराऊंगा कराने के लिए। फिर पंचायतों हेतु वित्तीय प्रावधान, ये कहां बताया गया, अनुच्छेद 243H में बताया गया है वित्तीय प्रावधान। सामान्य गतिविधि हेतु कर लगाने हेतु शक्ति दिया गया है, यानी 243H में वित्तीय प्रावधान दिए गए हैं और बताया गया है कि सामान्य गतिविधि यानी अगर ग्राम पंचायतों को अपने जो सामान्य गतिविधि संचालित करनी है उसके लिए वो अगर चाहें तो कर लगा सकते हैं, जैसे बिजली, जलापूर्ति, बाजार, इनके लिए वो क्या कर सकते हैं, कोई मेला इत्यादि क्षेत्रों के लिए या जो मछली पालन वगैरह हो रहा है उनके लिए वो कर लेने का क्या है, या उपकर लगाने का भी इनका प्रावधान रखा गया है, यानी टैक्स लगा सकते हैं, लगान ले सकते हो। और उस लगान से जो अपने जो दैनिक कार्यविधि है या जो दैनिक कार्य करते हैं उनमें वो क्या कर सकते हैं, उसको फंड का उपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए उनको टैक्स लगाने की क्या दी गई है, छूट दी गई है। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 243H में वो कर लगा सकते हैं, यह अधिकार दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 243I, अनुच्छेद 243I कहता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा। यानी कि इसके अलावा भी कई जो योजना संचालित की जाती है या मनरेगा के माध्यम से कोई योजना संचालित है या कोई निर्माण कार्य से कोई योजना संचालित है, उसके लिए फंड की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए जो है उनको क्या चाहिए, वित्त की व्यवस्था करनी होगी। और ये वित्त व्यवस्था करने के लिए कितना हिस्सा मिलना चाहिए उनको, ये निर्धारित कौन करेगा, राज्य वित्त आयोग। यानी राज्य के आय में, जो राज्य का आय होता है उस राज्य की आय में पंचायतों को कितना हिस्सा चाहिए, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत को कितना फंड उपलब्ध कराना चाहिए, यह निर्धारण का कार्य कौन करता है, राज्य वित्त आयोग। कौन से अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 243I के तहत। 243I में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। गठन कौन करता है, राज्यपाल इसका गठन करता है। और इसका राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या होता है कि राज्य की आय में, यानी राज्य को जितना भी आय होता है उस आय में पंचायतों को कितना फंड उपलब्ध कराया जाए, यानी पंचायतों को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाए कि उनका कार्य या जो योजना का जो है क्रियान्वयन है वो समुचित तरीके से हो सके। ये कहां बताया गया, 243I। अगला देखते हैं 243J, इसमें पंचायतों का लेखा परीक्षा है। सामान्य बात है कि अगर मान लीजिए पंचायतों को फंड मिल रहा है, 243I के माध्यम से फंड प्राप्त हो रहा है, तो उनका लेखा परीक्षा यानी ऑडिट कराना होगा। यानी सरकारी पैसों का उपयोग करने के बाद सरकार को बताना पड़ता है कि सही व्यक्ति ने खर्च किया है या नहीं किया है, या सही तरीके से खर्च किया गया है कि नहीं। यानी सही व्यक्ति और सही तरीका भी होना चाहिए पैसा को खर्च करने पर, और सही स्थान पर खर्च किया गया है कि नहीं। तो आर्टिकल 243J में यही बताया गया है, ऑडिट कराया जाएगा और उसके लिए संपरीक्षक की नियुक्ति होती है। संपरीक्षक जो होते हैं, ज्येष्ठ संपरीक्षक या सहायक संपरीक्षक पंचायतों में जाते हैं और उनका लेखा परीक्षण करते हैं। लेखा परीक्षण करने के बाद यह निर्धारित किया जाता है कि पंचायतों ने सही स्थान पर सही व्यक्ति ने और सही तरीके से क्या किया गया है, वित्त का, फंड का क्या किया गया, उपयोग किया गया है, उस लेखा परीक्षा उनकी होनी आवश्यक है। उसे लेखा परीक्षा कहते हैं, यानी ऑडिट कहते हैं उसे। फिर 243K, पंचायतों का निर्वाचन। पंचायतों का निर्वाचन ये राज्य विधानसभा करवाएगी, लेकिन किसके माध्यम से, राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से। तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है, राज्यपाल। जिस तरीके से राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है, उसी तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग का भी गठन कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। तो पंचायतों के लिए निर्वाचन होगा, राज्य वित्त आयोग का जो गठन होगा वो कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग वो क्या करेगा, मतदाता सूची का निर्माण करेगा। यानी राज्य के भीतर पंचायतों में जब निर्वाचन करवाया जाएगा, यानी चुनाव जब होंगे, तो मतदाता सूची को अपडेट करेगा, चुनाव चिन्ह का आवंटन करेगा। यानी मतदान संबंधी जितने भी कार्य हो रहे हैं वो कौन करता है, ये राज्य निर्वाचन आयोग करता है। और मतदाता सूची का निर्धारण वगैरह करेगा। मगर इस चुनाव में दलीय आधार पर चुनाव का प्रतिबंध है, यानी ग्राम पंचायतों में, जनपद पंचायत में या जिला पंचायत में
दल के आधार पर चुनाव नहीं हो सकते, इसीलिए स्वतंत्र निर्वाचन होगा। मतलब जैसे जब निर्वाचन करवाया जाता है, जैसे विधानसभा का निर्वाचन या लोकसभा का निर्वाचन कराया जाता है या नगरीय निकायों का निर्वाचन करवाते हैं, तो कोई प्रत्याशी बीजेपी के आधार पर होंगे, कोई कांग्रेस के, कोई अपना दल, कोई आप दल, अलग अलग दलों के हो सकते हैं। लेकिन यहां पर जब पंचायतों का निर्वाचन करवाएगा, मतलब जब जिला पंचायत का निर्वाचन होगा, जनपद या ग्राम पंचायत का निर्वाचन होगा, तो कोई बीजेपी का कैंडिडेट नहीं होगा या बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर क्या नहीं करेगा, चुनाव नहीं लड़ेगा। ठीक है, तो दलीय आधार पर निर्वाचन का क्या होगा, इसमें प्रतिबंध होगा। निर्वाचन कौन करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। मतदाता सूची या फिर जो है चुनाव करने का कार्य या जो है चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार, ये सब किसका काम होगा? निर्वाचन आयोग का काम होगा। उसके लिए एक निर्वाचन आयुक्त होगा। वो सारी व्यवस्थाएं कौन करता है? राज्यपाल करता है। यानी राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कौन करेगा? राज्यपाल। फिर अनुच्छेद 243L, इसमें बताया गया है कि भाग 9 के उपबंध संघ शासित प्रदेशों में लागू होंगे। यानी कि ये जो आर्टिकल 243 पढ़ रहे हैं, ये आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक के जो भाग हैं, वो भाग 9 के हिस्से, जो हिस्से जितना भी हिस्सा पार्ट है, वो किस भाग का हिस्सा है? भाग 9 का हिस्सा है। तो ये बता रहा है कि 243, जो आर्टिकल 243 से 243O तक के जो प्रावधान होंगे, वो संघ शासित प्रदेशों में भी होंगे, यानी कि उनको केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू किया जाएगा। लेकिन सिवाय छोड़कर किसको? दिल्ली को। क्यों छोड़ा जाएगा इसको, दिल्ली को? क्योंकि दिल्ली में जो अधिकतम जनसंख्या है वो नगरीय क्षेत्र में निवास करती है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में निवास नहीं करती है। लेकिन ये पंचायती राज व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू हो रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो रहा है। यानी ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत, ये शहरों में ना होकर गांव की व्यवस्था है। शहरों में क्या होता है? वही नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम की व्यवस्था होती है। तो दिल्ली में ये सारी नगरीय व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं, ग्रामीण व्यवस्थाएं वहां पर लागू नहीं की जाती हैं, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़कर। फिर 243M, कुछ क्षेत्रों में लागू न होना। मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में ये लागू नहीं होता है और साथ में दिल्ली में लागू नहीं होता है। तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में लागू नहीं होता है। इसके अलावा मणिपुर और दार्जिलिंग के जो परवर्ती क्षेत्र हैं, वहां पर भी आर्टिकल 243 लागू नहीं होगा, वहां पर एक अलग व्यवस्था बनेगी। और अनुच्छेद 244 के खंड 1 के अनुसूचित क्षेत्र, ये जो आर्टिकल 243 का खंड 1 है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों का क्या किया गया, उल्लेख किया गया है, इनके बारे में मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि आर्टिकल 244A जो है, इसको 22वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। 244A को, खंड 1 को क्या किया गया है, 22वें संविधान संशोधन, ये 1969 में आया हुआ था। ये जो है असम के कुछ परवर्ती क्षेत्र हैं और जो है जिसको संसद द्वारा ये बनाया गया है, इनको स्वायत्त क्षेत्र घोषित किया गया है। स्वायत्त क्षेत्र कहने का मतलब इनको स्वतंत्र घोषित किया गया है। यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं की जाती है। तो क्या क्या ध्यान रखना है कि आर्टिकल 200M कुछ क्षेत्रों में लागू न होना, यानी जो 73वां संविधान संशोधन है वो कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होता है। वो कहां कहां लागू नहीं होता है? एक नागालैंड में, एक मेघालय में, एक मिजोरम में, मणिपुर और दार्जिलिंग के परवर्ती क्षेत्रों में, और आर्टिकल 244 के खंड 1 यानी कि असम के कुछ जो स्वायत्त क्षेत्र घोषित किए गए हैं 22वें संविधान संशोधन द्वारा, उन क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू नहीं की जाएगी। ठीक है, ध्यान रहेगा। इसके बाद आर्टिकल 243N, विधियों एवं पंचायतों का बना रहना, मतलब पंचायत भी बने रहेंगे और विधियों का बने रहना भी होता है। यानी किसी प्रक्रिया में पंचायतों के गठन या जो है विधियों का बना रहना, यानी कि पंचायतों का गठन और पंचायतों का इन प्रावधान किन्हीं भी परिस्थितियों में इनको डिलीट नहीं किया जाएगा, ये बने रहेंगे। यानी कि किसी भी क्षेत्र में या किसी भी संशोधन के माध्यम से 73वें संविधान संशोधन को क्या नहीं किया जा सकता है, डिलीट नहीं किया जा सकता। यानी विधि और कानून, पंचायत, ये बने रहेंगे। ठीक है। आर्टिकल 243O में बताया गया है, जो लास्ट अनुच्छेद है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का प्रतिबंध। यानी कि अगर राज्य सरकार महानिर्वाचन करवाती, निर्वाचन संबंधी में अगर धांधली नहीं हुआ है, तो धांधली के मामलों को छोड़कर, जैसे परिसीमन हो गया या निर्वाचन की जो विधियां बनाई गई हैं या राज्य निर्वाचन आयोग जिस विधि के माध्यम से निर्वाचन करवा रहा है, उन विधियों पर न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। मगर अगर पंचायत में किसी प्रकार का चुनाव में धांधली हुआ है या सरकार ने उनको गलत तरीके से पंचायतों को विघटित कर दिया गया है, तब न्यायालय हस्तक्षेप कर सकती है।
निर्वाचन संबंधी मामलों में, यानी निर्वाचन के जो नियम बने हुए हैं उन नियमों पर, क्योंकि नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? विधानसभा के पास है। तो विधानसभा अगर कोई नियम बनाती है, उन मामलों पर क्या नहीं किया जाएगा? न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। 243D में बताया गया है पंचायतों का आरक्षण, 243E में बताया गया पंचायतों का कार्यकाल, 243F में बताया गया है पंचायतों की सदस्यता में अयोग्यता का निर्धारण, 243G में बताया गया है पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार एवं दायित्व, 243H में बताया गया है पंचायतों को वित्तीय प्रावधान हेतु कर लगाने की शक्ति, 243I में बताया गया है राज्य वित्त आयोग का गठन, और 243J में बताया गया है पंचायतों का लेखा परीक्षा, 243K में बताया गया है पंचायतों का निर्वाचन यानी राज्य निर्वाचन आयोग, 243L में बताया गया है इस उपबंधों का लागू न होना, उस उपबंधों का संघ शासित प्रदेशों पर भी लागू होना, लेकिन किसको छोड़कर? दिल्ली को छोड़कर। 243M में बताया गया है कुछ क्षेत्रों में लागू न होना, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्र, अनुच्छेद 244 के खंड 1 के कुछ अनुसूचित क्षेत्र जिसमें असम का स्वायत्त क्षेत्र शामिल है। 243L में बताया गया है विधियों और पंचायतों का बना रहना, और 243O में बताया गया है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का प्रतिबंध, यानी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह है आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ये कंप्लीट यहां पर होता है। आगे के पार्ट में अपन पूरा पंचायत राज अधिनियम पढ़ेंगे, यानी पंचायती जो है क्या पढ़ेंगे? जो पंचायती राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 जिसका पूरा नाम है, ये अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।